जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहता है, तो हम इस वीडियो में लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या होती है, वो किस तरीके से बनाई जाती है, और उसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एमपी को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बना सकते हैं। तो क्या ये इतना आसान होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए और फिर बना लिए, इतना आसान होता है? तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हाउस इनके पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। इसमें से जो चुनकर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। और वही अगर पार्लियामेंट में कोई चुनकर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो इस तरीके से एमएलए और एमपी हम कहते हैं। एमएलए मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनकर आते हैं, और वही कुछ स्टेट में, सभी स्टेट्स में एमएलसी नहीं है, इसलिए एमएलसी मतलब कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सभी स्टेट में हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। ये प्लान कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाने का। अब क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें दो देखने को मिलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा इज़ अपर हाउस एंड लोकसभा इज़ लोअर हाउस। यहाँ पर जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं वो आते हैं, और उसी के साथ साथ ये जो दोनों हाउसेस हैं यहाँ पर, ये परमानेंट है। परमानेंट इन द सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि वो डिसॉल्व नहीं होता एक हाउस। परमानेंट इन द सेंस ये है कि दोनों भी हाउसेस रहते ही है पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट का अगर नाम लिया जाए उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों आते ही है एट एनी कॉस्ट। लेकिन वही अगर हम स्टेट का देखते हैं तो स्टेट में भी हमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये हर स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये परमानेंट नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ये परमानेंट है, मतलब परमानेंट इन द सेंस कि हर स्टेट में हमें देखने को ही मिलता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो लोकसभा इज टेम्पररी हाउस। अगर हाउस की हम बात करते हैं तो लोकसभा इज टेम्पररी हाउस, राज्यसभा इज परमानेंट हाउस। क्योंकि राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, लेकिन लोकसभा हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो ही जाता है, या फिर सरकार जब गिरती है तब डिसॉल्व हो जाता है। सेम फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी एक टेम्पररी हाउस है, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं। और जब हाउस डिसॉल्व होता है, मतलब लोकसभा डिसॉल्व, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व होती है, तो इसलिए ये भी एक टेम्पररी हाउस है। ये भी एक टेम्पररी हाउस है, ये परमानेंट हाउस है। अब आपको समझ में आ गया डिफरेंस क्या है टेम्पररी हाउस और परमानेंट हाउस का। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये जिस स्टेट में है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जिस स्टेट्स में है वहाँ पर ये एक परमानेंट हाउस है, क्योंकि इट्स सेम एज दैट ऑफ राज्यसभा, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे ख़त्म भी किया जा सकता है, मतलब स्टेट जो है उसे खारिज भी कर सकती है और उसे ला भी सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश अभी लाने की कोशिश कर रही है। और जहाँ पर है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में है, तो खारिज भी कर सकती है। तो फिर वो परमानेंट कैसे हुआ? हमें हाउस के बारे में जब हम देखते हैं कि हाउस क्या है, परमानेंट है या टेम्पररी है, तो यहाँ पर ये हाउस डिसॉल्व होता है, मतलब पूरे के पूरे लोग वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए ये टेम्पररी हाउस है। और ये परमानेंट हाउस है क्योंकि यहाँ पर ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। 1/3 जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये परमानेंट हाउस है, ये टेम्पररी हाउस है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? अब देखिए, अब तक जब तक जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका जो बाइफर्केशन है वो नहीं हुआ था, जब तक जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का दर्जा हटा नहीं दिया गया था, जब तक उसे यूनियन टेरिटरी बना नहीं दिया गया था, तब तक हमें 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल रही थी। कहाँ कहाँ? तो सबसे पहले तेलंगाना आता है, जिससे आप याद रख सकते हो तू भी मजा कर। इससे आप याद रख सकते हो तू भी मजा कर। टी मतलब तेलंगाना, यू मतलब उत्तर प्रदेश, बी मतलब बिहार, एम मतलब महाराष्ट्र। अब यहाँ पर जे मतलब जम्मू एंड कश्मीर था, ए मतलब आंध्र प्रदेश और के आर मतलब कर्नाटका। मगर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड चला गया है, अब वो यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भी चला जाता है, इसलिए मैंने रेड इसमें मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर याद आपको इसी तरीके से रखना है, तू भी मजा कर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ हम नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल।
वहाँ यूनियन टेरिटरी लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली रहने वाली है ना, उसके साथ रहने वाला है। तो ये आपको पता चल गया है कौन कौन से स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी अगर हम 28 स्टेट्स है अब हमारे पास, 28 स्टेट में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, अब सिर्फ 6 स्टेट्स में हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो देखने को मिलती है। स्टेट विथ 2 हाउसेस, मतलब 2 हाउसेस के साथ जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हमें देखने को मिलती है। तो ये 6 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एमएलए की सीट्स दी हुई है, यहाँ पर एमएलसी की सीट्स दी हुई है। अब ये किस तरीके से फिक्स किया जाता है ये भी हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड हाउस की ज़रूरत क्या है, क्यों सेकेंड हाउस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है ही तो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत क्या है। अब देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वहाँ पर 2 हाउसेस है, जिससे कि यहाँ पर बराबर तरीके से अगर सिर्फ लोकसभा होता वहाँ पर जिसकी मेजोरिटी अभी जैसे बीजेपी की फुल मेजोरिटी है, कोई भी बिल वो आसानी से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी बिल डिक्टेटरशिप का आ जाएगा, कि मतलब कोई भी बिल वो आसानी से पास कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बन रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर राज्यसभा आता है। राज्यसभा क्या करता है, यही चीज़ को रोक देता है। मतलब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो राज्यसभा 2 हाउसेस में वहाँ पर देखा जाएगा, दोनों हाउसेस में डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है। अब यहाँ पर स्टेट में भी इस तरीके का हो सकता है, इसीलिए 2 हाउसेस जो है इसका लाने की बात की जाती है। जैसे कि आर्टिकल 71 जो है हमारे संविधान का, वो प्रोवाइड करता है कि स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी ला सकते हैं इन एडिशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके लिए स्टेट्स को, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेट्स को ऑप्शन क्यों दिया गया है। मतलब पार्लियामेंट के पास एक कंपलसरी है जो लोकसभा है और राज्यसभा दोनों रहना, तो स्टेट को सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके लिए ऑप्शन क्यों दिया गया है कि आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो। इसका एक रीज़न ये है, बताया जाता है कि स्टेट जिनके पास इतनी फंडिंग नहीं है, क्योंकि देखिए एमएलए अगर है तो उन्हें सैलरी देना पड़ता है, वो चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। वही अगर आप काउंसिल भी लेकर आते हो तो फिर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खर्च हो जाएगा और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इतना पैसा नहीं हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर आते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, वो जनता के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल मत लाइए, लेकिन अगर आप ला सकते हो तो लाइए। आप सबको समझ में आ गया क्यों ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी क्या किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। देखिए जैसे राज्यसभा है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पर भी डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं होते, मतलब हम लोग वोट नहीं करते हैं एमएलसी के लिए, एमएलए के लिए हम वोट करते हैं, एमएलसी के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो क्या निकाली जाती है पता है आपको, मतलब एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होता है कि एमएलसी, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एक घर बनाया गया है फेलियर लोगों के लिए। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में फेल हो चुके हैं, मतलब वहाँ पर वो चुनकर नहीं आए हैं, जनता का उन्हें मत नहीं मिला है, तो लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें मिनिस्ट्री प्रोवाइड करनी है क्योंकि वो एक बड़े इंसान है, तो उन्हें एमएलसी में ढकेल दो। मतलब एमएलसी में वो अगर मेंबर है तो ऑब्वियस है कि मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये एक उन लोगों के लिए घर बन गया है जो एमएलए नहीं बन पाते हैं, ऐसा भी एक क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है। अब देखिए ओपिनियन जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया था वो काफ़ी डिवाइडेड था। जैसे कि आर्ग्यू क्या कर रहे थे फेवर में कि सेकेंड हाउस जो है वो चेक एंड हैस्टी एक्शन ले सकता है, बराबर चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सकता है, नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल्स का डिक्टेटरशिप ना हो। और इसके अगेंस्ट में क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिले कर सकता है लेजिस्लेशन को। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जानबूझकर जिनकी सरकार है उनको रोकने के लिए यहाँ पर एमएलसी जो है वो डिले कर सकता है, मतलब फटाफट वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो ये एक उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो की गई थी। तो अब आपको फेवर में और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है वो भी समझ में आ गई। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है लेजिस्लेचर का वो देखते हैं हम। लेजिस्लेचर में भारत में 3 तरीके के पार्ट हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होते हैं, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हम पार्लियामेंट अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट है, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना लोकसभा है और राज्यसभा है। वैसे ही इसमें स्टेट में अगर हम देखते हैं तो गवर्नर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्रिएट भी की जा सकती है और एबॉलिश भी की जा सकती है, ये मैंने आपको बताया है। ये किसके हाथ में है, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है। पार्लियामेंट एबॉलिश भी कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को या फिर क्रिएट भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्हें यहाँ पर रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
मतलब यहाँ पर मोदी जी को लगता है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर रहनी चाहिए, तो क्या मोदी जी खुद होके कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ की, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली तो पूरे 28 स्टेट्स में देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में भी है, तो मध्य प्रदेश को अगर चाहिए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो बना सकती है। तो अब इसकी प्रोसेस क्या है, डिटेल्ड प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले अब मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जब मध्य प्रदेश में लाया जाएगा तो वहाँ की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करेगी। स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद ये रिजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजोरिटी मतलब आपको समझ में आ गया है ना कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसके साथ हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन, मतलब वो जो है हाउस का रेक्टिफिकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया, स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद जाएगा पार्लियामेंट में। अब देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा ये, तो जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। अब ये जो हाउस है, पार्लियामेंट जो है, वो क्या करेगा, तो ऑर्डिनरी बिल के जरिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी के साथ ये पास कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ें कौन सी समझनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, और फिर मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया है किस तरीके से मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल आ सकती है, एकदम आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंडर आर्टिकल 169 अगर हम देखते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फॉर्म की जा सकती है। ये थियरी पार्ट है जो अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा है, यही उसका थियरी पार्ट है, जिससे कि आपको आंसर लिखने में भी आसानी जाए, क्योंकि ऐसे वर्डिंग आप इस्तेमाल करते हो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर क्या है, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब क्या है, इन शॉर्ट स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ टू दिस इफेक्ट। पार्लियामेंट किससे करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। तो अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है। कंपोजिशन देखते हैं काउंसिल का। अब देखिए यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली रहनी चाहिए। मतलब टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जितनी स्ट्रेंथ है उसका 1/3 जो काउंसिल है उसमें रहना चाहिए, 1/3, और मिनिमम 40 रहना चाहिए। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। अब इसमें चुनकर किस तरीके से आते हैं, तो अलग अलग इसमें चुनकर आते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में अगर 120 लोग हैं, 120 का स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना स्ट्रेंथ रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा 1/3, मतलब 40 का। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो 231 सीट्स है। अब 231 सीट्स है, तो अब मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट्स रहेंगे, तो 1/3 रहेंगे। मतलब 1/3 ऑफ 231, मतलब 77 सीट्स हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, बराबर है। अब ये जो है इसमें से कितने कितने परसेंट, मतलब कितने कितने हिस्से जो है वो किस तरीके से चुनकर आएंगे, तो यहाँ पर 1/3 जो लोग हैं, मतलब यहाँ पर 40 जो है उसका 1/3 मेंबर जो है वो लोकल बॉडीज जो स्टेट की होती है, म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यहाँ से आएंगे। 1/3 जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट जो है ना, जो असेंबली के क्योंकि देखिए ये भी आपको पता होगा कि अगर दोनों हाउसेस में आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में अगर कोई पर्सन आता है तो उसकी एक की मेंबरशिप चली जाती है, इसे दोनों जगह तो वो नहीं रह सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं आए हैं, उन्हें जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज सकते हैं। इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म होता है कि यहाँ पर जो इसमें चुनकर नहीं आ पाए हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। और उसके साथ साथ 1/12 जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स ऑफ द 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट, है ना, ग्रेजुएट जो होते हैं। और फिर 1/12 जो है वो टीचर जो 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट होते हैं। तो ये सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 1/12 ये है, 1/12 ग्रेजुएट है। और उसी के साथ साथ 1/6 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। कौन कौन से इसमें रहते हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। अब देखिए राज्यसभा में भी कितने लोग ये आते हैं, कितने लोग रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग नॉमिनेट होकर आते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से। तो आपको समझ में आ गया कितना कितना हिस्सा कौन कौन यहाँ पर चुनकर आता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है जैसे कि राज्यसभा में है। और बोनाफाइड या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन इन एनी केस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ये कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल वीज राज्यसभा। अब लेजिस्लेटिव पावर जो है काउंसिल की वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर हम राज्यसभा की पावर देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले काउंसिल की पावर काफ़ी कम है। मतलब राज्यसभा जो है उसके पास एक सुपीरियर पावर है नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन केस में, ताकि नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन जो भी होता है उसमें प्रॉपर तरीके से चेक कर सकती है।
फाइनेंशियल मैटर्स में इतना नहीं होता है ना, 14 डेज का टाइम पीरियड होता है, उस तक अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो अपने आप वो बिल पास हो जाता है, मनी बिल होगा तो। लेकिन बाकी जो बिल है उसमें राज्यसभा का पूरा अधिकार होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हम देखते हैं तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो काफ़ी लैक होता है। असेंबली जो है उनके सजेशंस अमेंडमेंट जो है वो ओवरराइड भी कर सकती है। मतलब अगर काउंसिल ने कुछ सजेशंस दिए, अगर वो जो असेंबली है वो नहीं मानती है तो भी वो बिल पास कर सकती है, मतलब इसे सुपर राइड कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है, वहाँ अड़ा हुआ ही रहेगा बिल जब तक राज्यसभा पास नहीं करेगी, मतलब मनी बिल छोड़कर। फिर से राज्यसभा के जो एमपी है, एमएलसी है, वो इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब राज्यसभा अगर हम देखते हैं तो उनके प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सकते हैं ना, एमएलसी के वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब आपको पता होगा इनका कॉलेज जो बनता है वो किससे बनता है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, मतलब लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, और उसी के साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लोग, और जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है, तो वो लोग, ये होता है पूरा कॉलेज जो वोट करता है प्रेसिडेंट के लिए, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया प्रेसिडेंट के लिए कौन वोट करते हैं, तो इसमें एमएलसी नहीं आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही आता है, एमएलसी नहीं आता है। और सेम गोज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, उनके लिए भी एमएलसी नहीं आते हैं, उनके लिए स्टेट नहीं आते हैं। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, लेकिन एमएलसी जो है वहाँ पर काउंसिल का वो चेयरपर्सन होते हैं। एमएलसी मतलब वहीं पर, है ना, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर चेयरपर्सन कौन होते हैं, उन्हीं के मेंबर होते हैं। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर है, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर है, वैसे ही काउंसिल में भी जो चेयरपर्सन है वो उन्हीं में से एक होते हैं। यहाँ पर आप बेसिक कंपैरिजन देख सकते हो एकदम आसान लैंग्वेज में। यहाँ पर आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यहाँ पर इसे विधानसभा और इसे विधान परिषद भी कहते हैं। मीनिंग अगर हम देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली ये लोअर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर की, जहाँ पर लोग जो है उनके द्वारा यहाँ पर लाए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस रहेगा स्टेट का, जहाँ पर बाइकैमरलिज्म हमें देखने को मिलता है। ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पर बाइकैमरलिज्म नहीं है, और यहाँ पर ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, है ना, पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं, पार्टली इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मतलब कौन से, वो भी लोगों के द्वारा नहीं, डायरेक्टली, वो भी इनडायरेक्टली, है ना। उसी के साथ साथ बॉडी अगर हम देखते हैं तो टेम्पररी बॉडी है, ये एक परमानेंट बॉडी है। टेम्पररी बॉडी, ये हाउस की बात हो रही है जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है इसलिए टेम्पररी है, ये परमानेंट क्यों है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होती है। इलेक्शन अगर हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मेंबर्स अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम मेंबर्स 500 हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने मेंबर्स मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम, तो 500 हो सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर 1/3 जो है टोटल मेंबर विधानसभा, और 40 से ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए, तो मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर मिनिमम एज जो है मेंबरशिप की, ये 25 साल, यहाँ पर है 30 साल, सेम दैट ऑफ लोकसभा एंड दैट ऑफ राज्यसभा। तो अब आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो क्या करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।